वीएसए और वॉल्यूम की जो स्टडीज़ हैं और उनका बैकग्राउंड जो है हम डिस्कस कर रहे होंगे। और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि वीएसए जो है कैसे कैसे इवॉल्व होता हुआ है आपके पास। एंड देन मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो वॉल्यूम के ऊपर रहेगा। हम देखेंगे कि वीएसए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इवॉल्व होता हुआ आपके पास आया। एंड एक्चुअली जो आज हम वीएसए यूज़ कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है, वो किन की तरफ से रहा, और वॉल्यूम को हमने कैसे स्टडी करना है। एक्चुअली सिर्फ अगर हम वॉल्यूम ट्रेडिंग के अंदर अगर हम वॉल्यूम को हम लेके चले ना, तो वॉल्यूम क्या रोल प्ले कर रहा होता है, वॉल्यूम की मदद से हम कैसे अपने जो ट्रेडिंग के एनालिसिस हैं वो कर सकते हैं, या वॉल्यूम किस हद तक हमें हेल्प कर रहा होता है। हमारा जो बेसिक इसमें रहेगा ना, बेसिक फोकस रहेगा वो वॉल्यूम रहेगा। लेकिन हम हिस्टोरिकली बैकग्राउंड वीएसए का भी देखने की कोशिश करेंगे कि वीएसए कहाँ से आया आपके पास। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नाम आता है हमारे पास, सर जेसी लीवर मोर का। अब ये कौन थे? सर जेसी लीवर मोर जो थे आपके पास, ये एक ट्रेडर थे जो कि 18th सेंचुरी से। एक्चुअली इन्होंने जो है सिर्फ वॉल्यूम को डिफ़ाइन किया और वॉल्यूम को यूज़ किया अपनी ट्रेडिंग में। एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट में इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे, और करते 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 देन मीन्स कि इनका वर्क उस हद तक पेव्ड, उस हाल तक पुख्ता हालत में नहीं था कि इसको वीएसए का नाम दिया जाता, या इसको कोई ऐसा मेथोडोलॉजी दे दी जाती। सिर्फ कह लें कि उसके अंदर वॉल्यूम मीन्स के जस्ट उस चीज़ को कैलकुलेट कर लिया जाता था कि कितने बायर्स और कितने सेलर्स आ रहे हैं, एंड देन उस चीज़ को देखते हुए जो है उसको वॉल्यूम का नाम दिया जाता है, एंड देन उससे एनालिसिस किए जाते हैं। मीन्स ना जैसी लीवर मोर सर ने और ना रिचर्ड इमाइले वाइकोफ सर ने, इन दोनों में से किसी भी ट्रेडर ने या किसी भी स्टॉक चार्ट ट्रेडर चार्ट एनालिसिस करने वाले पर्सन ने, किसी ने भी वीएसए को उस अपने वॉल्यूम मेथड को वीएसए का नाम नहीं दिया। देन वीएसए जो हमारे पास पेव्ड हालत में आया वो सर टॉम विलियम की तरफ से आया। और सर टॉम विलियम कौन थे? सर टॉम विलियम एक्चुअली सर रिचर्ड इमाइले वाइकॉफ के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो है रिचर्ड इमाइले वाइकॉफ से सीखा, एंड देन उसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस करके, उसके अंदर मज़ीद R&D करके, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके अंदर करके, देन जो एक फुल फ्लैज उन्होंने मेथड मार्केट को एनालाइज करने का हमें दिया, उसको आज जो है हम वीएसए का नाम देते हैं। अच्छा, आपका जो वीएसए है ये आज भी जो है टॉम विलियम सर के जो टीम्स हैं, मीन्स उनके साथ जो जिन्होंने उनसे सीखा, एंड देन उनकी जो मीन्स के टीम थी, वो आज भी जो है ये मेथड सिखाया जाता है आपका मैका में। ट्रेड गाइडर वाले जो हैं, ट्रेड गाइडर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है वीएसए का। मीन्स के आपको जो है साइंस में वो काफ़ी हेल्प आउट करता है कि अगर आपका फ़लाँ जगह पे या किसी से जगह के ऊपर कुछ साइन वगैरह आ रहा है, तो देन उसको क्या है कि आप कैसे उसको क्या है आप कैसे करके उसको देख रहे होंगे। और ये चीज़ जो है आपको वो ट्रेड गाइडर का सॉफ्टवेयर वो कर रहा है। ट्रेड गाइडर का सॉफ्टवेयर किन ने डेवलप किया है? वो यही जो है सर टॉम विलियम के जो सीखे हुए सिखाए हुए लोग थे, या उनके जो टीम के लोग थे, वही ट्रेड गाइडर का जो इंस्टीट्यूशन है अमेरिका में वो चला रहे हैं। एंड देन अभी भी वो वहाँ पे चल रहा है और ट्रेड गाइडर का सॉफ्टवेयर उन्होंने वहाँ डेवलप कर रखा है। सर टॉम विलियम की जो डेथ है वो 2016 में हुई। ठीक है, 2016 में हुई, इसीलिए जो है उनका इंस्टीट्यूशन अभी भी बरकरार है। उनके जो वहाँ पे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मीन्स के इंस्टीट्यूशन उनका चल रहा है, और वो जो मेथड यूज़ करते हैं उसको वो वीएसए का नाम देते हैं। मीन्स यही मेथड जो था आपका ये चलता हुआ आ रहा था सर जेसी लीवर मोर से, दैन रिचर्ड इमाइले वाइकॉफ, दैन टॉम विलियम सर जो है उनके पास जब ये पहुँचता है, तो इन्होंने इसको वीएसए का नाम दिया। और बेसिकली वही वॉल्यूम की स्टडीज़ आ रही थी, और उसको पेव्ड किया गया, उसको मज़ीद डेवलपमेंट करके उसको जो है वीएसए का नाम दे दिया गया। अच्छा, इसमें क्या है कि एक्चुअली स्टार्ट से जब वॉल्यूम का मेथड आपका स्टार्ट होता है चार्ट ट्रेडिंग एनालिसिस में, तो ये क्या है कि तब हमारे पास फॉरेक्स नहीं थी। फॉरेक्स आपकी इंट्रोड्यूस होती है जाके 2000 में, 2001 में, 2000, 1999, इस इन सालों में जाके। और ये कैसे इंट्रोड्यूस होती है? जब अमेरिका में आपका एक अमेरिकन पार्लियामेंट में आपका एक एक्ट मंजूर होता है, उस एक्ट के ज़रिए ये मंजूरी दी जाती है कि ब्रोकर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ब्रोकर्स क्या होते हैं? जो आपको लोग जो है ना लीवरेज की पावर दे रहे होते हैं ना। मीन्स ब्रोकर्स को इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद ही यही था कि वो लीवरेज का कंसेप्ट दें।
वैसे तो ट्रेडिंग हो रही थी स्टॉक मार्केट में, वॉल स्ट्रीट का नाम उसको दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग चल रही थी, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर, कह लें कि एक ले मैन पर्सन के लिए, एक रिटेलर के लिए जिसके पास इतना फंड नहीं है। देन उस एक्ट के ज़रिए जब ब्रोकर्स आते हैं तो देन चीज़ें जो है फॉरेक्स में इवॉल्व हो जाती है। मीन्स ब्रोकर जो है उन्होंने उस स्टॉक मार्केट को जो है इवॉल्व कर दिया आपकी फॉरेक्स में। अच्छा, मीन्स अब आपका ये जो मेथड था, ये जैसी लीवर मोक और रिचर्ड इमाले वाइकॉफ सर का, एक्चुअली ये जो मेथड था ये इसके अंदर वर्क कर रहे थे ना, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो उनकी R&D चल रही थी, जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही थी, जो उनकी बाकी सारी चीज़ें तमाम चल रही थी, वो इस स्टॉक मार्केट के अंदर चल रही थी। सही है। इसीलिए अगर आपसे ये बात करूं कि अगर आप VSS सीखते हैं, उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं, और उसके अंदर थोड़ी अपनी कोई कह लें कि कोई स्ट्रेटजी या ऐसी कोई चीज़ डेवलप करते हैं जो कि श्योर है कि अगर ऐसा बिहेवियर मार्केट में देखा जाए तो ऐसा बिहेवियर उसके रिएक्शन में ज़रूर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ डेवलप करते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें मीन्स कह लें कि वो VSC की स्टडीज़, एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि VSC की स्टडीज़, अगर आप मोर श्योर होना चाहते हैं VSC स्टडीज़ को लेकर, ये चार्ट एनालिसिस में, देन यू हैव टू गो टू इधर, आपके पास स्टॉक मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। और इसीलिए जब हम साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ अपने पढ़ रहे होते हैं तो बताया जा रहा होता है सीखने वाले को कि आपका जो फर्स्ट साइन है एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में साइन ऑफ वीकनेस पहला साइन, एंड देन उसके जो अपोजिट पे खड़ा है बैक गोल्डिंग का साइन, यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ, वो आपके VSC में उसमें अपीयर होते हैं, सॉरी, स्टॉक मार्केट में। इसीलिए क्योंकि ये आपका जो बेसिकली मेथड डेवलप हुआ ये स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए डेवलप हुआ, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं फॉरेक्स मार्केट में, आपकी बाइनरी मार्केट में, आपकी डेरिवेटिव, आपकी फ्यूचर्स मार्केट, आपकी IQ में, कोई भी आपकी मार्केट है जिसका चार्ट नज़र आता है, जिसके अंदर आपको बार्स का जो है वो सिस्टम लगाया जा सकता है, बार्स का सॉफ्टवेयर सेटअप किया जा सकता है, तो उसके अंदर जो है आप VS से इस्तेमाल करते हुए उसकी मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स अपने एनालिसिस उसमें करके उसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट मूव आउट होते हैं तो यही लिखा गया है कि एक्चुअली जो जैसे लीवर मोर सर थे या रिचर्ड इमाले वाइकॉफ सर थे, इन्होंने जो है सिंपली अपने जो मेथड था इनका वो कह लें कि सिंपल वॉल्यूम मेथड था, कुछ ऐसा मेथड नहीं था कि जिसको आप कह लें कि ये ऐसे है, ये उन्होंने कुछ, ये बाद में जब टॉम विलियम सर आते हैं और उन्होंने सीखते हैं रिचर्ड इमाले वाइकॉफ सर से और अपनी मजीद उसके अंदर रिसर्च वगैरह करते हैं, तो देन उस मेथड को वो फुल फ्लैज करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको उन्होंने VSA का नाम दिया। अच्छा, टॉम विलियम सर जो थे ये कह लें कि ट्रेडर तो थे ही थे, लेकिन इनके जो टीचर थे उनका एक्सपीरियंस था इनके पास, और इन्होंने उसके अंदर मज़ीद जो थी चीज़ें इन्हेंस की। बट अगर इनके टीचर की बात करें तो इनके टीचर ट्रेडर भी थे, और साथ में कह लें कि वो एक आपके वो भी लिखते हैं, एक उस देर में ये टेप रीडर इनको कहा जाता था। मीन्स के आपकी जो उस वक्त स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन आ रही होती थी, वो कह लें कि जैसे आजकल हम लैपटॉप अपना या सिस्टम वगैरह अपना या कोई भी ऐसी स्क्रीन हमारे पास डेवलप्ड चीज़ें हैं कि हम स्क्रीन के ऊपर वो देख रहे होते हैं, तो वो तब स्टॉक मार्केट जब 1990 1999 या 95 90 की दहाइयों में जो चल रही थी, वो ऐसे नहीं, वो दरअसल एक कह लें कि टेप रीडर या कह लें कि एक छोटा सा टूल होता था, इंस्ट्रूमेंट होता था, तो उसके ऊपर कह लें कि एक बार टाइप, एक स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप कह लें, कुछ ऐसी ऐसी आपके पास एक पेपर स्ट्रिप, तो उसके ऊपर कुछ कह लें कि एक प्रॉपर पैटर्न से बनते थे उसके ऊपर, जिसके पता चल जाता था कि इतने बायर्स और इतने सेलर्स जो हैं, एक्चुअली वॉल्यूम का उससे अंदाज़ा लगाया जाए, टेप रीडिंग का कंसेप्ट जैसे कहते, तो वो टेप रीडर भी थे। सही है। तो वो अपने जर्नल्स वगैरह, एक न्यूज़पेपर के लिए वो जर्नल्स भी लिखते थे, तो मीन्स के अपने न्यूज़ लेटर्स वगैरह भी, तो वो बाकायदा उनके प्रिंट हो रहे होते थे। और यही चीज़ जो है टॉम विलियम सर ने भी आगे की, उन्होंने भी अपने जर्नल्स वगैरह और न्यूज़ लेटर्स वगैरह लिखे, और उस चीज़ को जो है आगे अपनी टीम तक और बाकी लोगों को साथ साथ जो है उस चीज़ की एजुकेशन भी देते रहे। जब हम लोग जो है अपनी इसके ऊपर VSA के ऊपर एक्सपर्टीज़ कर लेंगे, तो देन हम भी जो है एट द लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है कि हम इनके न्यूज़ लेटर्स उठाते हैं, जो कि हमें आज भी अवेलेबल हैं, हमारे पास रहते हैं, मीन्स इजीली तो नहीं मिलते, बट वी कैन अवेल दैट, हमें मिल जाते हैं। तो उन चीज़ों को जो है हम पढ़ते हैं, और एक रॉ फॉर्म में, कि वो लोग जब अपने जब वो ट्रेडर थे
अभी उनकी डेथ हो गई है, जब वो ट्रेडर थे, जब वो अपनी ट्रेडिंग कर रहे थे, तो बाकायदा जब वो अपनी जर्नलिंग कर रहे होते थे, या ट्रेडिंग करने से पहले जो वो वीकेंड बेसिस पे या कह लें कि मंथली बेसिस पे चार्ट के एनालिसिस कर रहे होते थे, उनको फिर राइट डाउन कर रहे होते, तो वो चीज़ें क्या देख रहे होते थे, वो उस चीज़ को न्यूज़ लेटर का कंसेप्ट दिया जाता है कि वो एक कह लें कि एक पेपर टाइप, एक मैगजीन टाइप वो कुछ बन जाता है, और देन वो चीज़ें प्रिजर्व होती गई और वो आज हमें भी अवेलेबल है। मीन्स वीएसए के ऊपर एक्सपर्टीज़ लेने के बाद हम हमारा अगला जो प्रो स्टेप होता है, जो एडवांस स्टेप होता है, वो हम इनके न्यूज़ लेटर्स जाके पढ़ते हैं कि ये कैसे कर रहे थे और अब हमें आगे कैसे मूव आउट होना है। हम नेक्स्ट मूव आउट होते हैं तो सिंपली वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। ये तमाम जो चीज़ें थी इसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि वी एस ए कैसे डेवलप हुआ और कहाँ कहाँ से पहुँचा। एक्चुअली अब अगर आपसे पूछा जाए कि वी का इन्वेंटर कौन है, तो हमारा जो रहना चाहिए कि वी का इन्वेंटर सर जो है वो सर टॉम विलियम सर हैं, क्योंकि आपके ना जेसी लीवर मोर सर ने, ना रिचर्ड इमाइले वाइकोफ सर ने, इन दोनों ट्रेडर्स में से, इन दोनों पर्सनालिटीज़ में से किसी ने भी जो है ना अपने उस मेथड को, अपने उस मेथडोलॉजी को वी का नाम नहीं दिया था। ये टॉम विलियम सर थे जिन्होंने रिचर्ड इमाइले वाइकोफ सर से सीखा, एंड देन उसके अंदर मज़ीद अपनी कुछ पेव्ड चीज़ें, पुख्ता चीज़ें करके, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको नाम दिया, एंड देन उन्होंने उस चीज़ को वी का कहा, वी का नाम दिया, अपनी टीम को सिखाया, और वही मेथड हम तक पहुंचता है। उसको मज़ीद आगे पेव्ड करके जो है मीन्स के जिन्होंने सीखा और जो चीज़ें उनको लगती थी कि इसके अंदर ये चीज़ें मुश्किल है, बिगनर्स के लिए, स्टार्ट करने वालों के लिए, जो नए बंदे भी ऐसे सीख रहे होंगे, उनके अंदर क्या क्या मुश्किलात रह सकती हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को मज़ीद कह लें कि कम्प्रीहेंसिव किया गया। तो वो अब जो है हमारे तक ये चीज़ें ऐसे पहुँचती हैं। वॉल्यूम, ये तमाम चीज़ें जो थी वी के रिलेटेड, कि वी कैसे कैसे चलता। वॉल्यूम पे अगर हम बात करें, एक्चुअली वॉल्यूम क्या है, लिटरल मीनिंग, मीन्स के सिंपल मीनिंग अगर वॉल्यूम का बात करें तो मैं कहूँगा कि अगर ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि तिजारत हो रही है, और आज के दिन में तिजारत हुई, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रख लिया जाए कि आपके पास आज मार्केट में 60 बायर्स आए, ठीक है, 60 बायर्स आए, और कुछ देर के लिए वो बायर्स एक्टिव रहे, और फिर मार्केट थोड़ी नीचे आई, एंड देन कितनी नीचे आई, किस वजह से नीचे आई, उसमें जी 20 सेलर्स आ गए थे, इसलिए जो है उसका जो हुजम है, उसका जो कह लें कि चार्ट है, वो थोड़ा सा गिरा, एंड देन ऊपर फिर कह लें कि नेक्स्ट आवर में या नेक्स्ट मिनट में, अगर ये मिनट का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो फिर कुछ बायर्स आए जिन्होंने जो है कुछ बाइंग की, जो कि कह लें कि 38 की बाइंग हुई, 38 बायर्स है इसमें, और उन्होंने जो है मार्केट को यहाँ से उठाया, एंड देन थोड़ी सी रिट्रेस हुई, इसमें फिर जो है 15 बायर्स आ गए जिन्होंने इतनी रिट्रेसमेंट करवा ली, एंड देन ऐसे ओवरऑल क्या प्रेशर रहा इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में बाय का रहा। अच्छा, प्रेशर तो आपका यही रहा, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये पहले 60 बायर्स आए, देन 20 सेलर्स आ गए जिन्होंने मार्केट को रिट्रेस करवा दिया, और देन 38 बायर्स अगेन आ गए, और पहले आपके पास 60 बायर्स थे जब ये करंट या जो हमारा रिलेटिव जो हमारा जो कंसर्निंग पेयर है उसके अंदर 60 बायर्स, तो ये क्या मामला रह रहा है, ये क्या चीज़ है, 60 20 38, इसको अगर मैं कहूँ लिटरल मीनिंग में, तो ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में, ठीक है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, मीन्स मिसाल के तौर पर बायर्स और सेलर्स आपके, एक्चुअली जो आपके बायर्स और सेलर्स मार्केट में आ रहे होते हैं, तो उनका जो है वो हुजम, या उनका जो कह लें कि नंबर, एक पार्टिकुलर डिजिट नंबर जो है उनका अगर काउंट कर लिया जाए, तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। तो इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास जो वी का बेसिक कह लें कि रूल रहता है कि ये कि स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन डाउन बार, मीन्स आप देख रहे हैं कि मार्केट कुछ ऐसा ट्रेंड बनाते हुए जा रही है, 6 से 8 बार में जाती है, एंड देन जो है एक आपके पास एक अल्ट्रा वॉल्यूम अपीयर होता है। अल्ट्रा वॉल्यूम का मतलब यही रहता है, अल्ट्रा मीन्स बहुत बड़ा, एक अल्ट्रा वॉल्यूम आपके पास एक्टिविटी परफॉर्म होती है मार्केट में, एक कह लें कि एक्टिविटी अल्ट्रा
दरअसल ये आपका एक कह लें कि फोर्स लगाई जाती है मार्केट में। मैंने आपको ये भी कहा कि आप जब भी वॉल्यूम और चार्ट की एनालिसिस का सोचें कि कैसे ये मामलात हो रहे हैं, तो आप वॉल्यूम को जो है एग्जांपल दें अपनी, कि वॉल्यूम जो है आपका एक एक्सीलरेटर है। एक्सीलरेटर क्या मीन्स आपकी कोई रेस है, जैसे कि आपको गाड़ी चला रहे हैं या आपको कोई बाइक है, ऐसी कोई चीज़ जिसका आपका एक्सीलरेटर जो है वॉल्यूम है। एक ढेर सारा पावर मार्केट में इंटर होती है, देन उसको कह लें कि एक्सीलरेटर टाइप समथिंग आपकी इंटर होती है, पावर टाइप आपकी समथिंग इंटर होती है। और उसके ऊपर क्या है कि आपको कोई वीएसए का साइन मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस वॉल्यूम ने यकायक ये कह लें कि इमीडिएटली आपको बता दिया कि यहाँ तक तो इसमें बायस थे, बट ये जो कह लें कि ये चीज़ आगे कह लें कि जो कंफर्मेशन आ रही है आगे यहाँ तक, ये साइन जो आ रहा है आपका इसके अल्ट्रा एक्टिविटी जो परफॉर्म हुई इसके ऊपर, मीन्स जो स्ट्रेंथ है आपकी इसके ऊपर आ रही है। एंड देन ये चीज़ जो कंफर्म हो रही है कि नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो रही है, तो आपकी ये जो चीज़ है स्ट्रेंथ, एंड देन अगली ही बार के ऊपर सेलर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ अब ख़त्म हो रही है, एंड वो चीज़ जो है स्ट्रेंथ अब वीकनेस में तब्दील हुई। और उसका मज़ीद क्या है कि आप आगे मज़ीद कुछ अपने साइंस देखते हैं जिसका आपका कह लें कि आप कंपेन आपकी एंड होती है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कैसे, और देन आपको यहाँ पे कोई एंट्री साइन मिलता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहना आपसे क्या चाह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, या कह लें कि अगर आपको बायर्स का किसी हद तक, एक्चुअली यहाँ पे एक कंसेप्ट रहना चाहिए रियल और टिक वॉल्यूम का। रियल एंड टिक वॉल्यूम का जो है आपका कंसेप्ट यहाँ पे रहना चाहिए कि जो कि हम नेक्स्ट अपनी क्लास में भी उसको कवर करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक रफ सा उसका देता हूँ कि आपको जो रियल वॉल्यूम रहता है, मीन्स किसी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में है, यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का भी कंसेप्ट रहता है कि सेंट्रलाइज्ड कोई भी ऐसी मार्केट जो कि एक छत के नीचे ट्रेड हो रही है, और मीन्स के उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग उसका ऑन रिकॉर्ड है, तमाम चीज़ों का नोटिस लिया जा रहा है कि कितने बायर्स, कितनी सेलिंग, और कौन कितनी पोजीशंस, कौन कितनी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहा है। ये सेंट्रलाइज्ड का आपका कंसेप्ट। और डिसेंट्रलाइज्ड कोई ऐसी मार्केट कि जो कि एक रूम से नहीं ट्रेड हो रही है, एक बिल्डिंग से नहीं ट्रेड हो रही है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं, मीन्स के कोई भी बंदा किसी भी तरह से, कोई रिटेलर है, कोई प्रॉप फर्म, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर, कोई किसी भी कंपोजिट ट्रेडर है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ वो बैठा है तो वो कर रहा है, मीन्स के ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ये अगर आप इसको एक वर्ल्ड मान लें तो ऑल अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी, तो ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का आपका कंसेप्ट रह जाता है। अच्छा, यहाँ इसको रियल और टिक वॉल्यूम के साथ हम कैसे करते हैं, आपकी जो सेंट्रलाइज्ड कोई भी कह लें कि मार्केट है, लाइक आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो सेंट्रलाइज्ड है, तो सेंट्रलाइज्ड आपकी जो मार्केट रहती है उसके अंदर जो आपको वॉल्यूम मिल रहा होता है वो रियल वॉल्यूम है। अब आप खुद हम इस चीज़ को अगर कॉमन सेंस में लेकर जाएं कि कोई भी ऐसी मार्केट है जो कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस द ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया से उसको ट्रेड किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया से वो चल रहा है, तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है उसका रियल वॉल्यूम लेकर आएँ। ठीक है, उसका रियल वॉल्यूम लेकर आना पॉसिबल ही नहीं है। और ये चीज़ फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि फॉरेक्स जो है आपकी एक कह लें कि बहुत ही हैवी वॉल्यूम एक इसमें ट्रेड होता है डेली बेसिस पे, और आपकी फ्यूचर, आपकी डेरिवेटिव और आपकी बाकी तमाम मार्केट्स को अगर मिला लिया जाए तो वो फॉरेक्स के नज़दीक भी नहीं आती हैं, मीन्स के इसका हुजम इतना दूर रहता है, इतना बड़ा रहता है इनसे। अच्छा, इसीलिए ये है कि क्योंकि इसको पूरी दुनिया से, तमाम कंट्रीज़ के तमाम शहरों से, मीन्स के कोई भी पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इसीलिए इसका जो हुजम है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसके अंदर रियल वॉल्यूम लेकर आएँ। ठीक है, इसलिए इसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो इसके अंदर हम वीएसए के अंदर अपना जो वॉल्यूम है वो रिलेटिव वॉल्यूम यूज़ कर रहे होते हैं, और यही चीज़ हमें टॉम विलियम सर की तरफ से मिली कि उन्होंने जो है इस चीज़ को पिक किया कि वो एक्चुअली स्टॉक ट्रेडर थे, और उन्होंने ऐसी मार्केट के लिए जिसके अंदर कोई रियल वॉल्यूम नहीं मिल रहा था उसमें उन्होंने इसको आपको रिलेटिव वॉल्यूम का एक टूल दिया, जो कि हम वीएसए में लगा रहे होते हैं, और उससे जो है अपने एनालिसिस मज़ीद बेहतर कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी जो ये चीज़ है रियल और टिक वॉल्यूम, इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि मज़ीद हम इसके ऊपर बाद में भी बात करेंगे एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे मैं वॉल्यूम अपनी इस एग्जांपल की तरफ वापस आता हूँ, और यहाँ पे वॉल्यूम का कहने के थोड़ा सा करता हूँ कि अगर आपको वॉल्यूम का पता चले,
अगर आप वॉल्यूम को मद्देनज़र रख रहे हैं, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस को साथ साथ समझ रहे हैं कि वॉल्यूम आपको किस हद तक हेल्प कर रहा है, तो मीन्स कि आपकी जो एनालिसिस है काफ़ी हद तक जो है आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट में क्या मूव होने जा रही है। एक्चुअली देखें, हमने वीएसए का ये बेसिक प्रिंसिपल ही वीएसए का यही है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कह लें कि वो डाउन बार्स के ऊपर अपीयर होती है, स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन डाउन बार। तो कह लें कि यकदम आपका मीन्स जो ट्रेडर्स हैं या जो स्मार्ट मनी है, जो कंपोजिट ट्रेडर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि वो कोई भी चीज़ अगर बेचते हैं तो उसको कह लें कि एक लेवल के ऊपर जाके बेचें, मीन्स उसकी प्राइस इतनी बढ़ा दी जाए कि अगर उसको वो बेचें तो उसको मुनाफा उनको मिले। सही है। और यही चीज़ अगर यहाँ पे आके अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई अल्ट्रा वॉल्यूम आ गया है, मीन्स के ढेर सारे बाइंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है वो अपीयर होती है, वीकनेस अपीयर ऑन डाउन बार। So strength appears on up bar and सॉरी, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो रही हैं। स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन डाउन बार, इसका थोड़ा सा कह लें कि आप चढ़ती हुई मार्केट में उसको देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मैं मिक्सअप कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें कि अगर एक सर्टन पॉइंट के ऊपर आप जाकर वहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम का पता चल जाए कि यहाँ पे आपकी कोई वाकई में कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, यहाँ पे वाकई में आपके पास कोई ट्रेडर्स आए हैं, तो आप जान सकते हैं कि दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल, कि जहाँ तक वो लोग जाना चाह रहे थे स्मार्ट मनी, यहाँ तक दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल, कि जहाँ तक वो उसकी प्राइस को बढ़ाना चाह रहे थे, अब यहाँ से वो सेल करना चाहते हैं। मीन्स मार्केट को पहले तैयार किया जाता है कि अब यहाँ से इसको गिराया जाएगा, ठीक है, यहाँ से अब इसको गिराया जाएगा। तो वो चीज़ जो है यहाँ से गिराने वाली, वो यहाँ वाला जो पॉइंट है वो आपको वॉल्यूम से काफ़ी हद तक पता चल जाता है, क्योंकि जब ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली होती है, आपको वॉल्यूम जो है अल्ट्रा वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम आपको मिल जाता है। और आपकी जो भी स्टार्ट टू कंपेन के साइन है, मीन्स के जो क्लाइमेटिक एक्शन है, पहले 4 साइन ऑफ वीकनेस के, और पहले 4 जो है जिसमें से फर्स्ट 2 जो है आप कैंड ऑफ राइजिंग और बैक होल्डिंग जो है वो स्टॉक्स में अपीयर हो रहे थे, मीन्स के इधर से साइन ऑफ वीकनेस के पहले 3 और साइन ऑफ स्ट्रेंथ के पहले 3, इनके जो साइन है उसके ऊपर जो वॉल्यूम आ रहा होता है वो अल्ट्रा ही रहता है। तो ये इसके पीछे का कहने के लॉजिक था कि वॉल्यूम को आप कैसे उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और ये कंसेप्ट रहता है कि अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर आते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वीएसए में, वो रिलेटिव वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हैं, एंड फॉरेक्स ऐसी मार्केट है, मीन्स हम रिलेटिव वॉल्यूम इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स ऐसी में जिसमें जो है रियल वॉल्यूम नहीं है, उसके अंदर कह लें कि टिक वॉल्यूम यानी कि ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम आपको मिल रहा होता है। तो इस चीज़ को कह लें कि ऑलरेडी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं इस चीज़ को वो जवाब दे कर गए कि उन्होंने रियल वॉल्यूम का या टिक वॉल्यूम का इधर यहाँ पे तज़किरा ही कोई नहीं किया, उन्होंने जो है रिलेटिव वॉल्यूम का कंसेप्ट दिया। अच्छा, रिलेटिव क्या चीज़ है? रिलेटिव का यहीं पे रिलेटिव जो है इसको इसका जो है हम अगेन बाकी किसी डिस्कशन लेक्चर में भी इस चीज़ को करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक एज देना चाहूँगा, एक थोड़ा सा टच देना चाहूँगा कि आपका जो रिलेटिव है उसका मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास एक वॉल्यूम आता है, ऐसा करके कोई परफॉर्म होता है, तो उसके साथ ही कह लें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वॉल्यूम कैसा है, क्या ये वॉल्यूम बड़ा है, मीन्स तो ये नहीं आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं कह लूँ कि इसके साथ मैं एक और वॉल्यूम ड्रा करता हूँ, एक और वॉल्यूम ड्रा करता हूँ, और साथ में एक और वॉल्यूम भी ड्रा कर देता हूँ, उसके साथ एक वॉल्यूम यहाँ पे भी आता है, देन इस पार्टिकुलर वॉल्यूम के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अब ये वॉल्यूम कैसा है, और इस वॉल्यूम को जो है आप बाकी वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करें। अगर ये सारे वॉल्यूम्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें, देन आप मुझे जो है कोई ना कोई एक स्टेटमेंट दे पाएंगे कि ये वॉल्यूम जो है 3/4 कंडीशन पे खड़ा है। 3/4 कंडीशन पे मीन्स ना तो ये कह लें कि बहुत बड़ा है, ना ये बहुत छोटा है, मीन्स एवरेज टाइप समथिंग वॉल्यूम है, एवरेज टाइप समथिंग वॉल्यूम है। तो यही चीज़ जो है रिलेटिव की जो टर्म है हमारे पास, रिलेटिविटी की जो टर्म है, मीन्स के रिलेटिविटी क्या है कि कंपैरिजन कर लेना, ठीक है, कंपैरिजन कर लेना दूसरी बात के साथ। और अगर वीएससी की बात करें तो इसके अंदर हम पहले ही पढ़ चुके कि पहले ही बता चुके आपको कि इसके अंदर क्या है कि आपके पास बैंड्स आ रहे होते हैं,
ठीक है। आपके पास इसके अंदर जो वॉल्यूम का टूल है, रिलेटिव वॉल्यूम का जो टूल है, इसके अंदर आपके पास बैंड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, हमने इसको इसको देखते हैं कि बैंड्स भी आ रहे होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे, ये आपके पास बैंड्स रह रहे होते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को कह लें कि आपने मोर कॉम्प्रिहेंसिवली अगर यूज़ करना है, तो आप ये कहें कि ये कुछ आपके पास बैंड्स आ रहे हैं, लेकिन अगर इस वॉल्यूम एक्टिविटी को जो है अगर हम कंपेयर कर लें प्रीवियस अपनी 10 वॉल्यूम बार से, ठीक है, प्रीवियस अपनी 10 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आपके पास ये 10 बार्स बनती है। इस वॉल्यूम की जो एक्टिविटी है उसको कंपेयर करें पिछले 10 वॉल्यूम बार्स के साथ, तो कह लें कि हमें कदरे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। कदरे हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं कि हमें पता चल जाता है कि वाकई में यहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। सम टाइम जो है अगर दरअसल ये वॉल्यूम जो है, ये जो टूल है रिलेटिव वॉल्यूम का, ये वैसे रिलेटिव वॉल्यूम सी ये नेम यहाँ पे रिटर्न आ रहा है आपके पास, ये फुल फ्लेज्ड टूल है। ठीक है, इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बैंड्स के साथ चलें, ये रिजल्ट्स विल बी लाइक ऑसम, आपके रिजल्ट्स गुड रहेंगे, बेहतर रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को कह लें कि मोर कम्प्रिहेंसिवली यूज़ करने के लिए, मोर एडवांस्ड यूज़ करने के लिए आप क्या करें, अपने इस वॉल्यूम टूल को, अपने इस वॉल्यूम बार को या तो पूरी स्क्रीन के साथ कंपेयर कर लें कि ये वाकई में सबसे पूरी स्क्रीन का जो आपका वॉल्यूम आ रहा है, मीन्स आगे तो हमारे पास नहीं आ रहा होता है, मीन्स अगर हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं तो अगली मार्केट हमारे पास बनी ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पीछे सारा कंपेयर कर लें तो आपके पास किसी हद तक कह लें कि मोर आप कंप्रिहेंसिवली इस चीज़ को कर सकते हैं। बट आप अगर बैंड्स के साथ जाएँ दैट विल बी गुड टू, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि इस चीज़ को ऐसे कंपेयर करें, वी एस से रिलेटिव वॉल्यूम का जो टूल है फुल फ्लैज्ड है, इसके जो बैंड्स हैं खुद ब खुद एडजस्ट हो रहे होते हैं वॉल्यूम के अंदर एक्टिविटी को देखते हुए कि कितने बायर्स एंड कितने सेलर्स आ रहे हैं, ये खुद अपने जो बैंड्स हैं यहाँ पे आप देखें, ये बैंड जो है इसका लेवल ये ऊपर रह रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये कुछ नीचे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे इससे भी नीचे, एंड देन फ़ौरन ही ऊपर शिफ्ट हो गया ये बैंड आपका जो अल्ट्रा हाई बैंड है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो बैंड्स खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। बट मैं कहूँगा कि इस चीज़ को आप जो है अपना इसको कंपेयर करें विद प्रीवियस, उसके साथ अपनी प्रीवियस 10, और इसी चीज़ को कह लें कि रिलेटिव वॉल्यूम का कंसेप्ट ये फुल फ्लैज्ड है। ठीक है, ये खुद कंपेयर कर रहा होता है बार्स को आपस में, इसीलिए ये आपके बैंड्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। बट हम इसको मोर कम्प्रिहेंसिव यूज़ करने के लिए पिछले 10 वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, एंड देन फिर जो हमारे पास वॉल्यूम वगैरह आ रहा होगा उसको हम कहेंगे कि वो क्लाइमेटिक एक्शन है, वो जो है आपके पास कोई साइन आया है, वो हमारे जो है ज़्यादा बेहतर जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा उस चीज़ के। वापस अपने जो है डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम का कह लें कि आपको किसी हद तक बेहतर जो है इसका कंसेप्ट रहा होगा, आप इस चीज़ को गेट कर गए होंगे। अच्छा, वॉल्यूम जैसे कि हमने बात की आपके पास कि पहले आपके जैसी लीवर मोर सर थे, उसके पास रिचर्ड इमालिवाइकफ दैन टॉम विलियम, ये सारे ये वॉल्यूम को रीड कर रहे थे, और फॉरेक्स तो आपकी कहीं बाद में जाके आती है, तो उससे पहले स्टॉक्स थी। तो आपका वॉल्यूम की टेक्निक के ऊपर अगर आप ग्रिप करते हैं तो आप कोई भी चार्ट जिसके अंदर कह लें कि किसी हद तक जो है आपको विजिबल चीज़ें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हों, या कह लें कि जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, आपको उसको जो है ना आप वॉल्यूम की टेक्निक के साथ उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपकी फ्यूचर्स की मार्केट हो, आपकी बॉन्ड्स की मार्केट हो, या ऑप्शंस मार्केट हो। और यहाँ पे एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो फॉरेक्स मार्केट है कदरे कुछ कह लें कि जिगजैग ऐसे करके, एंड देन मीन्स के रेंजिंग में ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आपके पास आपको एक मिला, एंड देन यहाँ पे कह लें कि यहाँ पे आपको टॉप पे बॉटम में, फिर आप कह लें कि इसको थोड़ा सा नैरो कर लेंगे, जूम इन करेंगे, तो देन कह लें कि कुछ इस तरह से आपके पास रेंजिंग रहती है। जबकि आपकी जो बाकी मार्केट्स हैं जिनमें आपके पास ऑप्शंस मार्केट हो गई, या फ्यूचर्स मार्केट हो गई, या आपके जो आप इंडेक्सेस वगैरह इंडेक्सेस आपके हो गए, या आप इंडेक्सेस वगैरह जो ट्रेड कर रहे होते हैं, इंडेक्सेस इज़ अनदर थिंग, इंडेक्सेस इज़ अनदर थिंग, जो है आप इन चीज़ों को ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपके जो इंडेक्सेस रह रहे होते हैं वो कुछ इस तरह से मीन्स के बुल रन में रहते हैं। आपने सिंपली जो है
उसके कह लें कि डिप को पता चलाना है आपने, एंड देन वहाँ पे अपना कोई पार्टिकुलर वीएसए का साइन देखना है डिपेंडिंग अपॉन योर एनालिसिस के आप कैसे जो है या किस टाइम फ्रेम में उस चीज़ को देख रहे हैं, तो देन डिप के ऊपर आप उसको बाय कर लेते हैं। मीन्स जस्ट आपने अपनी थोड़ी ग्रिप वॉल्यूम के ऊपर करनी है, देन आप अपने फॉरेक्स से निकल कर अपनी बाकी मार्केट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। मीन्स कोई भी ऐसी मार्केट जिसके ऊपर आपको ये मिल रहा है, चार्ट मिल रहा है, आप उसको आप क्रिप्टो मार्केट एनालाइज कर सकते हैं, क्रिप्टो के भी आपको चार्ट्स मिल रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप बीएसए के जो अंदर जो वॉल्यूम के ऊपर खासा ग्रिप करते हैं, तो वॉल्यूम आपको जो है बेहतर जो है गाइड कर रहा होगा, और आप किसी भी मार्केट में जो है उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, उस चीज़ को कर रहे हैं। उसी चीज़ को जो है जो स्टॉक्स मार्केट का ये मेथड उठा के हम फॉरेक्स के ऊपर लगा रहे होते हैं, या तो उसके अंदर हमें बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। उस चीज़ को अगर हम रिवर्स करते हैं किसी और मार्केट में, तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स जो हैं, ये चीज़ वहाँ पे भी वर्किंग रहती है। अच्छा, हमारे पास एक कंसेप्ट रहता है, हमने स्ट्रक्चर में अपने स्ट्रक्चर की डिस्कशन सीरीज में पढ़ा कि बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ग्रिप करने की कोशिश की। अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास रेंज क्या होती है, हमने पढ़ा कि हमारे पास अप ट्रेंड क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, उसको हमने ट्रेड करना भी सीखा वीएसए की मदद से, और हेल्दी डाउन ट्रेंड के बारे में पढ़ा, और रेंज के अंदर क्या चीज़ वॉल्यूम कैसा आ रहा हो तो हमने किस डायरेक्शन में बैठना है, ये क्या कुछ कंडीशंस, ये चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ ओबीवियस है कि मतलब कि सोची समझी लिखी पढ़ी बात है कि अगर रेंज चली है तो उसने टूटना तो है ही है, मीन्स कि वो ब्रेक तो करेगी किसी न किसी साइड पे, द रेंज विल ब्रेक, किसी न किसी साइड पे वो करेगी ब्रेक। अच्छा, वीएससी की ज़बान में अगर इस चीज़ को बात करें तो ये चर्निंग हो रही है, या ये कमुलेशन हो रही है, या ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मीन्स रेंज को चर्निंग का नाम दिया जाता है, रेंज को कमुलेशन का नाम दिया जाता है, और रेंज को ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, रेंज जो है आपकी ब्रेक तो हो गई होगी। वॉल्यूम क्या करता है, अगर जब आपके पास ये चीज़ ब्रेक हो रही है, मीन्स आपके पास रेंज है, जब ब्रेक हो रही है, अगर ब्रेक होते वक्त कुछ ब्रेक होते वक्त ये ब्रेक हुई, एंड देन नीचे से आपके पास रिलेटिव वॉल्यूम पे, या आपके पास कह लें कि नीचे वाइज वेव पे वो जो वॉल्यूम आया है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम रहा है, और वापस रीटेस्ट के ऊपर वॉल्यूम जो है आपका कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग रहा है। तो आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये जो रेंज है, ये जो चीज़ है, ये जो बाहर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेक हो गया है। मीन्स स्मार्ट मनी वाज इंटरेस्टेड इन ब्रेकेज ऑफ दैट रेंज। इस ब्रेकआउट को कराने में स्मार्ट मनी का हाथ था, और स्मार्ट मनी चाहती थी कि इसको ऊपर लेके जाया जाए, क्योंकि अब वो चाहती है कि उस चीज़ को एक बुल रन में रखा जाए। ठीक है, अगर यही चीज़ कह लें कि वॉल्यूम को यहाँ से गायब किया जाए, वॉल्यूम को अगर हम छुपा लें, और जस्ट विदाउट वॉल्यूम इस चीज़ के ऊपर हम बात करें कि ये ब्रेक हुआ है, एंड देन वॉल्यूम को हम नहीं देख रहे हैं, तो एक ऐसा पर्सन जो विदाउट वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, वो जब ये ट्रेड हो जाएगी तो देन वो इस वापस आते हुए इस चीज़ को यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेगा, और नो डाउट उसको अगर यहाँ पे कुछ साइन मिलता है अपना एंट्री का साइन, प्राइस एक्शन में अगर उसकी बात करें तो डोजी या ऐसा कुछ इनगल्फिंग पैटर्न लाइक समथिंग, या ऐसा कुछ उसको यहाँ पे मिलता है, तो वो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो समटाइम ऐसे और होता है कि इस चीज़ को हम पढ़ेंगे अपथ्रस्ट का कंसेप्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, आपका एसएल हंटिंग जो है स्मार्ट मनी करती है। मीन्स कि आपको दिखाया जाता है कि एक रेंज के अंदर कुछ ऐसा मामला चल रहा है, एंड दिखाया जाता है। अब ये ओबीवियस है, लिखी पढ़ी बात है कि सोची समझी चीज़ है कि अगर रेंज चली है उसने ब्रेक तो करना ही करना है। इसलिए जो है हम बड़े कॉशियस होकर रेंज को ट्रेड कर रहे होते हैं। ये एक कह लें कि एक कंप्रेशन, एक स्प्रिंग टाइप समथिंग बन रही होती है कि जितनी ज़्यादा लंबी रेंज चलेगी, जब ये टूटेगी तो ये उतनी ही दूर जाके रुकेगी। तो इस बड़े कॉशियस होकर कि रेंज ने टूटना ही टूटना है। इसलिए जो है जब हम रेंज को ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात करूँगा कि इसको जो है आप मज़ीद अपना रिस्क जो है इसके अंदर कम से कम करें। मीन्स जो आप अपना एसएल डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर जो आप पहला अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक अपना जो कह लें कि आप अगर यूजुअल अगर आप ट्रेड करते हुए 0.5% चार्ज कर रहे हैं, तो रेंज के अंदर जो है आप 0.25% चार्ज करें।
मीन्स कि अपने अकाउंट का 0.25% निकालें एंड देन उसके मुताबिक उस चीज़ को ट्रेड करें। बिकॉज ये चीज़ ओबीवियस है, आपने अपने 3 पॉइंट्स लिए, उससे रेंज को डिफाइन कर लिया, देन यहाँ से कह लें कि अगर रेंज के अंदर बाइंग वेव्स ज़्यादा आ रही हैं तो देन यहाँ से आप शेकआउट से या टेस्ट से इस यहाँ से बैठते हैं, एसएल अपना रखते हैं, और हो सकता है कि इस चीज़ को ये यहीं ब्रेक कर जाए, आपका एसएल हो जाएगा। मीन्स रेंज ने ब्रेक करना ही करना है। तो कॉशियस हो कि इस चीज़ को ट्रेड कर। वापस आते हैं अपनी चीज़ की तरफ कि अगर एक बंदा है और वॉल्यूम को वो नहीं देख रहा है, एक ट्रेडर है वो वॉल्यूम को नहीं देख रहा है, कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि ये ब्रेक हो गई, देन वो चीज़ वापस आ रही है और कुछ ऐसा, और वो यहाँ से बाय की लेता है और अपना एसएल कुछ यहाँ पे डिज़ाइन कर देता है, या सॉरी एसएल उसका नीचे जाएगा, यहाँ से बाय लेता है और यहाँ से अपना एसएल जो है इस इधर, या कह लें कि यहाँ पे इस इधर या कहीं यहाँ पे वो रखता है। तो मीन्स अब ये चीज़ उसने देखी, उसके मुताबिक तो ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन हुआ, ये रेंज ब्रेक हुई, वापस इंट्री उसने साइन ली, बट कह लें कि अगर वॉल्यूम को वो नहीं देख रहा है तो ये चीज़ वापस आके उसका एसएल हिट करेगी एंड देन वापस कंटिन्यूएशन इन रेंज चली जाएगी। और इस चीज़ से जो है हमें वॉल्यूम बचा लेता है। हमें वॉल्यूम कैसे इस चीज़ से सेव कर लेता है कि अगर वाकई में वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, यहाँ पे पता लग गया है कि यहाँ पे एक्सेलरेटर दिया गया, और वो एक्सेलरेटर कौन दे सकता है, इवन के आप कह लें कि एक रिटेल ट्रेडर की, या कह लें कि एक प्रॉप फर्म के एक डेस्क की, या कह लें कि एक सिंपल एक कह लें कि कोई कमर्शियल बैंक या कमर्शियल कंपोजिट लोग बैठे हैं, मीन्स के कुछ स्मॉल पर्सनस के ग्रुप को मिला लिया जाए, एक कंट्री के पूरे ट्रेडर्स को मिला लिया जाए, तो वो भी कह लें कि थोड़ा सा ट्रेड कर सकेंगे। मीन्स के एक हैवी फंड चाहिए होता है मार्केट में थोड़ी सी भी मूवमेंट करवाने के लिए। थोड़ी सी मूवमेंट अगर करवाते हैं आप, तो एक रिटेल ट्रेडर की कह लें कि बस की ही वो बात नहीं है कि उस चीज़ को मूव करवा सके। तो ये मूव जो है, ये कह लें कि जो वॉल्यूम आ रहा है, ये स्मार्ट मनी की तरफ से ही कह लें कि जनरेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ जब आ जाती है तो इस चीज़ को हम एंड ऑफ कंपेन का नाम देते हैं कि ये जो कंपेन यहाँ से चली थी, या बैकग्राउंड इसका ये रह रहा था, ये रेंज आई एंड देन अब्जॉर्प्शन से आपकी कंपेन एंड हुई है, वापस रिटेस्ट एंड देन, तो ये रियल था। अब यहाँ से हम सेफ एंट्री लेते हुए बाय की अपना एसएल जो है हाईएस्ट वॉल्यूम बार के नीचे, या अगर मज़ीद सेफ रखें तो इसके नीचे रखते हुए यहाँ से बैठ सकते हैं, और अपना रिस्क रिवार्ड उसके मुताबिक। मीन्स के आपको जो है वीएस से आपका रियल और फेक ब्रेकआउट से बचा लेता है। समटाइम क्या होता है कि रेंज के ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, मीन्स के वो रेंज ब्रेक हुई ऊपर की जानिब एंड देन वहीं पे आके वो खड़ा हो गया, मीन्स उसने रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दे दी, कुछ ऐसा करके, मीन्स दैट इज़ एन अपथ्रस्ट। और इसी चीज़ को अगर नीचे कंसीडर किया जाए, मीन्स आपने सोचा या किसी ऐसे पर्सन ने सोचा कि जो उसको कह लें कि विदाउट वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, कुछ ऐसा नीचे ब्रेक हुआ एंड देन ऐसे, तो उस ये सोच रहा था कुछ ऐसा होगा, तो मीन्स मैं एंजॉय करूँगा, बट ऐसा नहीं होता है। एंड वो बार नीचे तो जाती है बट वापस आके ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है, कुछ ऐसा अगर आप वॉल्यूम के साथ, तो मीन्स ये फिर आपकी वही रेंज एंट्री बन जाएगी कि शेक आउट से आपने ऊपर बाय करना है, और वो पर्सन जो है ट्रैप हो गया, जो विदाउट वॉल्यूम बैठा था, वो यहाँ से सेल जाएगा। मीन्स उसको लगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है और अब मार्केट नीचे जाएगी, बट एक्चुअली ये आपकी वही रेंज कंटिन्यू हो रही थी। ये कह लिए कि मनी मेकिंग मैनूवर होता है, स्मार्ट मनी उनके ऑर्डर्स को कंज्यूम करती है। अगर इन डेप्थ अगर हम बात करें कि ये क्यों करवाया जाता है स्मार्ट मनी की तरफ से, स्मार्ट मनी जो है रिटेल ट्रेडर्स के, या कह लें कि बाकी अपने से छोटे फंड के, अपने से छोटे स्मार्ट मनी या कंपोजिट ट्रेडर्स के फंड को जो है यूटिलाइज कर रही होती है, उनको इस्तेमाल कर रही होती है कि वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा सके। कह लें कि एक बड़े फंड को, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे लेकर आना चाहूँगा आपके लिए, कि एक बड़े फंड को मार्केट में डालना एंड देन उसको मार्केट से वापस निकालना बहुत मुश्किल बात होती है। मीन्स के अगर छोटा सा एक है, इस चीज़ को जब हम एडवांस माइक्रो स्ट्रक्चर में जाएंगे तो इसको वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपके लिए रखना चाहूँगा कि कंसिडर करें कि आपके पास 1 लाख ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हैं, 1 लाख ऑर्डर यहाँ पे पड़ा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या है कि अपने आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने हैं। एक स्मार्ट मनी का ग्रुप है, उसने 10 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराने हैं, बट यहाँ पे लिक्विडिटी ही 1 लाख की पड़ी है।
$1 लाख की, सॉरी, 1 लाख किसी भी यूनिट, किसी भी करेंसी की 1 लाख लिक्विडिटी पड़ी है आपके पास, तो क्या रहेगा आपके पास स्मार्ट मनी को यहाँ पे दिक्कत रहेगी कि वो यहाँ पे अपनी तमाम पोजीशंस जो है 10 लाख के ऑर्डर्स की, ये कह लें कि उसकी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। मीन्स यहाँ पे अगर वो बाय लेती है, यहाँ पे अगर वो आपके पास बाय लेती है स्मार्ट मनी, तो वो क्या होगा जी, इसको क्लोज कर दें। आपकी यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी बाय लेती है तो उसके 1 लाख ऑर्डर्स तो यहाँ पे फिल आउट हो जाएंगे, और बाकी 9 लैक्स को 9 लाख ऑर्डर को उसकी जो है स्लिपेज मिल जाएगी 1 पॉइंट ऊपर। आप कंसीडर करें कि आपकी 1 लाख की ही लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, 1 लाख की ऊपर लिक्विडिटी मीन्स एक एक स्टेप के ऊपर एक एक लाख ऑर्डर उसके फिल हो रहे हैं। मीन्स यही 10 लाख की उसको यूटिलाइज करवाते 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 कुछ यहाँ तक जाके कि उसको 9 या 10 पिप की उसको स्लिपेज मिल गए। तो मीन्स कि आप थोड़ा सा यहाँ पे गैस कर पाएंगे कि अगर लिक्विडिटी ही मार्केट में नहीं है, या इतनी जितना स्मार्ट मनी के पास पैसा है या जितना वो कंज्यूम करना चाह रहा है कि इतना मार्केट में डाला जाए और इतना वहाँ से टर्नओवर लेके रेवेन्यू लेके बाहर निकला जाए, मीन्स जितना इंटर होना उसी तरह उसके लिए फिर टफ होता है वापस मार्केट से बाहर अपना पैसा निकालना। तो मीन्स कि स्मार्ट मनी को ये चीज़ें भी करनी पड़ती है। मीन्स जस्ट ट्रेडिंग कह लें कि अ गेम है कि पैसा जो है एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में जा रहा होता है। ये गेम है शार्प माइंडेड पीपल की, ये गेम है जो कह लें कि बड़े ही एफिशिएंट लोगों की, जिनका माइंड जो है काफ़ी शार्प चल रहा होता है। और हमारा मुकाबला जो है उन पर्सनस के साथ, उन लोगों के साथ रह रहा होता है कि जो कि कह लें कि एक हैवी एक्सपीरियंस लेके एक बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन के 40-45 ईयर्स 55 या इससे भी कह लें कि उधेड़ उमेर, ये कह लें कि एक्सपीरियंसफुल पर्सनस के साथ। या समटाइम क्या होता है कि जब एक पर्सन के पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो 20-25 ईयर्स जो है मार्केट के अंदर अपना कह लें कि स्पेंड कर चुका होता है, देन वो चीज़ें अपनी ऑटोमेट की तरफ लेकर जाता है। मीन्स कि वो डेवलप करता है अपने HFTs। क्या होता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम। मीन्स के वो कंप्यूटर्स डेवलप करता है, वो ऐसे सुपर चीज़ें डेवलप करता है, ऐसे ईयर्स डेवलप करता है, ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम्स डेवलप करता है जो कि नैनो सेकंड्स के अंदर या माइक्रो सेकंड्स के अंदर, यानी कि सेकंड के भी अंदर हज़ारों हिस्सों के अंदर जाके वो मार्केट के अंदर पैसा डंप करते हैं एंड देन प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं। मीन्स हमारा मुकाबला ऐसे कुछ लोगों के साथ रह रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसी वक्त एंटिसिपेट या कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम वॉल्यूम को कह लें कि वीएस से एक बेसिक, एक एडवांस टूल है, बिल्कुल एडवांस टूल है, बट फाउंडेशन है, एक बेसिक स्टेप है। अगर आप इसी चीज़ को एक कह लें कि टू द नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं मार्केट प्रोफाइल की तरफ, देन डेल्टा चार्ट्स के अंदर, देन कह लें कि उससे भी ऊपर बुक मैप में, तो एक्चुअली आप डेल्टा चार्ट्स के अंदर या कह लें कि ऑर्डर फ्लो, डिजिटल ऑर्डर फ्लो के अंदर जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं आपको एक्चुअली नज़र आ रही होती हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने कितने ऑर्डर्स कंज्यूम किए, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने कितने ऑर्डर्स कंज्यूम किए। और आप जो है मनी मेकिंग मैनोवर यानी कि एसएल हंटिंग यानी कि फेक ब्रेकआउट का कंसेप्ट जो है वहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली ज़ोर लगाया गया मार्केट की तरफ से कि इसको बाहर लेके जाया जाए, बट यहाँ पे सेलर्स इतने डोमिनेंट हो गए कि उसको वापस क्लोज करवा लिया विद इन द रेंज या विद इन दैट सेटअप जिसके इसको कंसिडर किया जा रहा है। मीन्स कि यहाँ पे फिर इस टेल के अंदर इस ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है यहाँ पे आपको वापस आते हुए जो है ढेर सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर जहाँ पे आप देख सकें कि मीन्स कोई कोई भी ऐसा मेथड जहाँ पे आप एक्चुअली देख सकें कि यहाँ पे इस जगह पे, देन इस जगह पे, देन इस जगह पे, मीन्स इस सारी बाय एंड टेल के अंदर कितने ऑर्डर्स यहाँ पे कंज्यूम हुए हैं। तो एक्चुअली वो वॉल्यूम ही मेथड रहता है आपका कि जो आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे क्या कुछ स्मार्ट मनी करना चाह रही थी या क्या कुछ कंसेप्ट आपका उनका था या क्या उनका माइंडसेट था कि वो क्या कुछ। तो एक्चुअली ये आपका वॉल्यूम ही रह रहा होता है उसके बेस पे। नेक्स्ट अगर हम वापस आते हैं तो आपको वॉल्यूम ने बताया कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में फ़र्क। अच्छा, हमारे वीएससी का क्या है कि जो मेथड जिसके ऊपर हम ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, आपका बेसिक रूल ही यही है कि मार्केट को पहले राइज किया जाएगा, उसको प्रिपेयर किया जाएगा एंड देन उसकी कंपेयर को एंड किया जाएगा, देन सेल किया जाएगा। मीन्स अगर आप वॉल्यूम को देख रहे हैं वीएससी के अंदर वॉल्यूम फर्स्ट नंबर पे ही आपके पास खड़ा है, तो अब कह लें कि आप देख सकेंगे कि वेदर मार्केट में अब स्ट्रेंथ आने वाली है या वेदर मार्केट में अब वीकनेस आने वाली है।
ठीक है। मीन्स कि जब भी आपकी वीकनेस आने लगेगी तो आप देखेंगे कि मार्केट को पहले राइज किया जाएगा, देन उसको सेल किया जाएगा, मीन्स तब उसको प्रिपेयर किया जाएगा सेल के लिए, देन बेचा जाएगा। मीन्स कि इतना ऊपर राइज करवा के इतना उसको बुल रन में लेके जाके सेल करने की क्या ज़रूरत है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि हर बंदा ये चाहता है कि कोई भी, या कोई भी ह्यूमन माइंड है कि कोई भी जो भी सेल करने वाला पर्सन है वो ये चाहता है कि उसको उस चीज़ का जो नफ़ा है वो ढेर सारा मिले। तो इसलिए वो जितना भी हो सके उस चीज़ को राइज करता है, मीन्स जितने वो उसके पास ऑर्डर्स हैं उसको उतना वो राइज करके देन वहाँ से उस चीज़ को सेल करता है। ठीक है, तो इसका ये कंसेप्ट रहता है। और ये चीज़ आप तभी इस चीज़ के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं, इस चीज़ को सीख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं मार्केट के अंदर, इसको होता हुआ परफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, और देन उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं जब आपके पास ये चीज़ यानी कि वॉल्यूम के ऊपर आपकी ग्रिप रहेगी, वॉल्यूम को आप मार्केट में देख रहे होंगे। वॉल्यूम रिलेटिविटी, वॉल्यूम रिलेटिविटी क्या है आपके पास कि वही, अगर कोई भी पर्सन है आपके पास, वो कह लें कि उसकी हाइट, कह लें कि एक पर्सन आपके साथ, एक शख्स आपके सामने खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि आप बताएं इसकी हाइट कैसी है, तो आप डिजिट तो बता देंगे मुझे, लेकिन कह लें कि वो दुनिया में अकेला ही शख्स है, तो देन आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वाकई में एक आम पर्सन की, एक आम बंदे की हाइट कितनी रह रही होती। तो वही चीज़ जो है आपके सामने अगर ढेर सारे वॉल्यूम बार्स या ढेर सारे पर्सनस आपके सामने खड़े कर दिए जाए तो देन उस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। यही चीज़ जो है रिलेटिविटी का कंसेप्ट है आपका, यही चीज़ जो है आपका रिलेटिविटी। अब जो है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये सबसे इसके अंदर छोटा वॉल्यूम है, और उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम है, उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम है, मीन्स कि ऐसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मीन्स कि कुछ ना कुछ हो रहा है कि अगर सिंपली ऊपर आप चार्ट को ना भी देखें तो कुछ ना कुछ हो रहा है कि यहाँ पे या तो मीन्स एक साइड पे जोर लगाया जा रहा है, एक साइड पे फोर्स लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं मार्केट को लेके जाने की कोशिश की जा रही है। अब वेदर आपकी वो ऑब्जॉर्प्शन हो सकती है, वेदर आपकी वो कह लें कि आपकी वाइड स्प्रेड हो सकती है। मीन्स ये दो साइन जो हैं आपके वीएसए कैंपेन को एंड करते हैं। इस चीज़ को हम वहाँ पे देखेंगे। बट आपके जब भी ये चीज़ आ रही हो तो आप देखेंगे कि आपके पास वो एक साइड पे मार्केट को उछालने की कोशिश की जाएगी, एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जाएगी मार्केट को, और ये पॉसिबल है एक्चुअली वॉल्यूम से। और रिलेटिविटी इसका क्या है, रिलेटिविटी का यही है कि वो आपको मैं पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि वीएसए के अंदर अगर हमने अपने कम्प्रिहेंसिव, अपने कह लें कि बेस्ट रिजल्ट्स लेने हैं तो आप अपने एक वीएसए की वॉल्यूम बार को अपने प्रीवियस 10 वॉल्यूम बार्स के साथ कंपेयर करें। अगर इस चीज़ को कह लें कि आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये मामला करें। अगर वैसे रिलेटिव जो टूल है, वॉल्यूम का जो टूल है वो है ही रिलेटिव, मीन्स कि वो खुद ब खुद ही कंपेयर कर रहा होता है, इसीलिए तो उसके बैंड्स जो हैं अप डाउन जो हैं फिक्स हो रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द बायर्स एंड सेलर्स बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। जो मीन्स पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं उसको देखते हुए वो एडजस्ट हो रहा होता है। बट अगर आप उस चीज़ को प्रीवियस 10 वॉल्यूम बार के साथ जो है कंपेयर कर रहे हो तो उस चीज़ के बेहतर रिजल्ट रह रहे होते हैं। इसी चीज़ को रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया जाता है कि उसको कंपेयर कर लीजिए प्रीवियस अपनी बास के साथ। नेक्स्ट मूव आउट अगर हम होते हैं तो बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए कह लें कि अक्सर लोग वीएसए को जब सीख रहे होते हैं या ग्रिप करने की उसकी चीज़ के ऊपर कोशिश कर रहे होते हैं तो ये समझते हैं कि जस्ट हमने तो जो है अब वीएसए सीख लिया है, वीएसए जो है एक बस कह लें कि कोई ढेर सारा कोई रेवेन्यू जनरेट करेगा या ढेर सारा फंड जनरेट करेगा और आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फ्रूटफुल होने लग जाएंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी मेथड, वीएसए एक मेथडोलॉजी है। ठीक है, वीएसए आपके पास एक मेथडोलॉजी है, और किसी भी मार्केट मेथड के ऊपर आप जब काम कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ के ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं कि उसके अंदर ओनली आपका मेथड वर्क नहीं कर रहा होता है। आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए ओनली आपका मेथड ज़रूरी नहीं होता है, उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी लगती है जो कि 50% जिसको हम कहते हैं, 50% उसका रोल प्ले रहता है। ठीक है, 50% उसका रोल प्ले रहता है। उसके बाद आपकी मनी मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो टू द लेवल एंड होनी चाहिए। आपने मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी एंट्री कर ली, उस चीज़ को हम कहेंगे कि आप 30% जो है अभी ग्रिप कर चुके हैं मार्केट को। देन आपने ग्रिप तो एंट्री तो कर ली, देन उस चीज़ को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, अपने रिस्क को कैसे कैसे कर रहे हैं, या आप कैसे अपनी लॉट्स को आगे डिवाइड करते जा रहे हैं या लॉट्स को कैसे कट ऑफ करते जा रहे हैं, ये चीज़ें भी आपकी मनी मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं।
ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी साइकोलॉजी। मीन्स के कुछ पर्सन्स, कुछ ट्रेडर्स हैं मार्केट में ऐसे भी मौजूद रहते हैं जिनकी साइकोलॉजी काफ़ी वीक होती है। उन लोगों का क्या तरीक़ाकार रहता है कि अगर उनकी जो है वो कह लें कि एंट्री को चल रही है, एंड उनकी एंट्री जो है चलती चलती चलती, एंड देन जो है वो पर्सन क्या कर रहे होते हैं, या तो वो अपना एंट्री को जो है वो चलते हुए नहीं देख सकते हैं प्रॉफिट में। उनको कुछ कह लें कि ऐसी उनकी साइकोलॉजी होती है या उनकी ऐसी सेंटिमेंट्स माइंड में चल रहे होते हैं कि उनको लगता है कि दैट थिंग विल गो रिवर्स बैक, एंड उनका जो सारा प्रॉफिट है वो एंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर एक साइकोलॉजी ये भी पाई जाती है कि कुछ लोग अपने एसएल को तो पूरी उम्मीद हो के देखते रहते हैं कि अगर उनका एसएल यहाँ पे है तो उसको देखते रहते हैं कि एसएल हिट हो जाएगा, मे बी यहाँ से रिवर्स हो जाए, फिर मे बी यहाँ से रिवर्स हो जाए, या मे बी यहाँ से ही रिवर्स हो, तो उस चीज़ को देख रहे होते हैं बट अपने प्रॉफिट को नहीं देख सकते। और कुछ लोग अपने एसएल को नहीं देख सकते हैं बट प्रॉफिट को जाता हुआ देख सकते हैं। तो इस चीज़ को कह लें कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में हमें रखना चाहिए। अगर हम मार्केट से कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बैठे हैं तो हमें ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि इसमें अगर आपके पास रिवार्ड है जो कि रिस्क रिवार्ड रेशो से हम अपने डिज़ाइन करते हैं, मीन्स अगर इतना आपका 1:3 का 1:4 का रिवार्ड है तो एक हिस्सा आपका रिस्क का भी खड़ा है। मीन्स आप जस्ट अपनी एंट्री लें एंड देन लेट मार्केट परफॉर्म। आप मार्केट में पैसा ही उतना लेकर आएँ जो कि आप कह लें कि अगर वो लूज़ होता है या आपकी पॉकेट से वो चला जाता है तो आप उसको रेडी रहें उस चीज़ के लिए कि वो चला जाता है, वो चला जाए तो देन जो है आप प्रिपेयर हों, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, अपनी मेथोडोलॉजी को मज़ीद वर्क करें एंड उस चीज़ को वापस लेकर आएँ। और ये दो चीज़ें जो हैं आपको कामयाब होने के लिए काफ़ी रोल प्ले कर रही होती हैं, जो कि 80% बनता है। इसीलिए अक्सर लोग जो ये सारे वीएसए करते हैं या वीएसए को ग्रिप हासिल करते हैं, वीएसए के ऊपर ग्रिप करने के बावजूद भी, अपने इस 20% के ऊपर ग्रिप करने के बावजूद भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सेम डे होता है आपके पास, सेम चार्ट्स होते हैं, सेम करेंसी चल रही होती है, सेम ईच एंड एवरी मार्केट, सेम इंस्ट्रूमेंट चल रहा होता है, बट कुछ ट्रेडर उसी दिन जो है प्रॉफिट में निकल रहे होते हैं, उसी दिन कुछ ट्रेडर्स लॉस में निकल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पर्सन्स की जो चीज़ें हैं वो ये 20% क्लियर रहता है उनका, कुछ लोगों का जो है ये 50% क्लियर होता है, और ये जो दो चीज़ें हैं 30% 20% मनी मैनेजमेंट है, उनका मेथड के ऊपर ग्रिप नहीं रहती है। मीन्स वो अपनी चीज़ों को जाता हुआ देख सकते हैं, अपनी चीज़ों को होल्ड करता हुआ देख सकते हैं, उनको ये पता रहता है कि मेरा अगर ये लॉस होता है तो दैट थिंग विल नॉट बी इफेक्टिंग माई इमोशंस और समथिंग लाइक दैट, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट उनका इन दो चीज़ों के ऊपर नहीं रहता है। हाँ, इस चीज़ को अगर साइड पर रखा जाए, किसी बंदे का इस चीज़ के ऊपर 30% 20% के ऊपर ग्रिप है, तो देन अगर उसकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स वो अपने एसएल को होता नहीं देख सकता है या अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में जाता हुआ नहीं देख सकता है, तो चीज़ें जो है वैसी नहीं रहेंगी। तो फर्स्ट जो है इस चीज़ के अंदर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वीएसए अकेला आपका कह लें कि किसी हद तक भी, कहेंगे थोड़ा सा भी, आपको कह लें कि सिर्फ 20% तक आपको, अगर परसेंटेज में इस चीज़ की बात करें तो 20% तक आपको सक्सेसफुल कर सकता है। बाकी चीज़ें क्या है कि इसको आपको फंडामेंटल्स के ऊपर ग्रिप करनी पड़ती है। मीन्स कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में ये कह लें कि प्लांट और अनप्लांट जो आपके पास रह रहे होते हैं, आपके सेंटिमेंट्स या आपके जो न्यूज़ वगैरह प्लांट और अनप्लांट, जो कि हम पहले ही उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि आप कहाँ से जाके और कैसे, उनकी चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप रहना ज़रूरी रहती है। ठीक है, उसके बाद आपकी मनी मैनेजमेंट के ऊपर ग्रिप रहनी चाहिए, और ये सारी चीज़, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ग्रिप रखते हुए, टेक्निकल स्ट्रक्चर के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ग्रिप रखते हुए आप देन अगर उस चीज़ को वीएसए के साथ मिलाएंगे एंड देन अपने रिजल्ट्स जो आप देख रहे होंगे मार्केट में, दैट विल बी समथिंग लाइक इनटू अनदर डायमेंशन। वो कह लें कि बहुत बेहतर, या कह लें कि आपके 80 to 85% जो है रिजल्ट्स रह रहे होंगे। कोई भी मेथड या कोई भी आपकी चीज़, उसके ऊपर जितना भी आप ग्रिप कर लें, फिर भी उसके चांसेस रहते हैं कि वो लॉस कर सकता है, वो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। लेकिन फिर मेरे मेंटोर्स, मेरे टीचर्स की तरफ से वो अक्सर ये एग्जांपल देते हैं कि ज़्यादा जो आपको नॉलेज है वो आपको जो लॉसेस हैं आपके, उस चीज़ को कट कर रहा होता है। मीन्स
आप एक हैवी रिस्क मार्केट के अंदर बैठे ट्रेड कर रहे हैं, ऐसी मार्केट के अंदर जिसके अंदर आपका मुकाबला ही कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो कि कह लें कि एक फुल एंड फ्लेज्ड एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको HFT का नाम दिया जाता है, मीन्स के नैनो सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर जाके वो अपना प्रॉफिट लेते हैं मार्केट से और बाहर भी आ जाते हैं, मतलब पैसा अपना डंप किया एंड देन सेकंड्स के अंदर ही उस चीज़ को वापस ले लिया। उन लोगों के साथ अगर हमारा मुकाबला है तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उस चीज़ को वो कहते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने लॉसेस को उतना ही कट ऑफ कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ अपने मेथड को मिलाते हैं, मीन्स अपने VSA को मिलाते हैं, तो दैट विल बी लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस के देन वो चीज़ें जो है वो अच्छा वर्क परफॉर्म कर रही होंगी, अच्छी चीज़ें कर रही होंगी। उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आप अपनी जर्नलिंग मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मार्केट में चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेट्स मूव आउट होते हैं। तो VSA के रिलेटेड ही कुछ मिसकंसेप्शंस हैं आपकी मार्केट में। VSA के रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस क्या हैं कि फर्स्ट वही कि क्विक वे टू मेक रेवेन्यू, के ये जो मेथड है प्रोफेशनल यूज़ कर रहे होते हैं, मीन्स के आपके स्मार्ट मनी के लोग, प्रोफेशनल जो ग्रुप होते हैं, या हेज फर्म के जो कहने का बड़ा पैसा मार्केट में बैठे उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, या मार्केट को जो चलाने वाले लोग हैं वो वॉल्यूम के मेथड के ऊपर, VSA के मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम तो लाइक वी विल बी मेकिंग मनी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल कंपाउंडिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए अगर आपके पास स्किल्स हैं देन ही आप जो है मार्केट से रेवेन्यू कमा सकते हैं। मीन्स अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ ही चल रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ों को भी साथ कंबाइन करके चल रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी ग्रिप है, आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपकी ग्रिप है, अब जो है सेंटिमेंट्स का आपको नॉलेज है, अब वक्त वक्त के साथ यानी कि थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद आप जो है आपकी ग्रिप रह रही है, आप चीज़ों को देख रहे हैं कि प्लान न्यूज़ क्या आ रही हैं, ग्लोबली मार्केट में ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है कि जो मार्केट को किसी डायरेक्शन में डालेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो भी सारी VSA के साथ आपको कंबाइन करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक ये है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं बाय यूजिंग VSA, तो अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप ये उसके ऊपर आप देख भी नहीं रहे हैं न्यूज़ को, तो आपको पता चल जाता है, किसी हद तक आपको जो है पता चल जाता है इस चीज़ का कि अब जो है मार्केट में कह लें कि न्यूज़ आई है, क्योंकि वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो है आपका, उसमें क्या है कि दूसरी चीज़ जो हम देख रहे होते हैं स्प्रेड है, एक्चुअली आपका हाई टू लो के दरमियान में जो डिफरेंस है, स्प्रेड जो है आपके पास फ़ौरन इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस टाइम पे जाके इस स्प्रेड को देखते हुए अगर हम जाके अपनी न्यूज़ वगैरह देखें कि इस टाइम पे अगर आपका जो स्प्रेड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इस सॉरी इस चलती हुई मार्केट में अगर आपका स्प्रेड जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? उस टाइम पे फिर आप जाके अगर देखते हैं तो वाकई में वहाँ पे कोई ना कोई सेंटिमेंट ट्रिगर हुआ होता है, या कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ रहती है। तो VSA जो है किसी हद तक आपको इस चीज़ को पहले से ही बताता है। या यहाँ पे इससे पहले एक तो आपको स्प्रेड की निशानदाही मिलेगी, जब मीन्स स्प्रेड तो आप तब देख पाएंगे जब ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग ऑफ दैट सेंटिमेंट या ऐसा कुछ, या फिर आप देखेंगे कि उस एक्टिविटी परफॉर्म होने से पहले जो है मार्केट कुछ अपने आप को प्रिपेयर करने लग गए उस वक्त, मीन्स के तब जो था बिलो एवरेज या ऐसा कुछ वॉल्यूम के कहने के लो वॉल्यूम आपके पास आने लग गया, कुछ ऐसा रिलेटिव वॉल्यूम आने लग गया। और जब जैसे ही आपके पास न्यूज़ ट्रिगर हुई देन आपके पास कुछ ऐसी वॉल्यूम बार अपीयर हुई, और साथ में स्प्रेड भी उसका कह लें कि यूजुअली हाइयर है, मीन्स के अल्ट्रा हाई है, मीन्स के स्क्रीन के ऊपर सबसे बड़ा रह रहा है, तो वो आपको पता चलता है कि वहाँ पे वाकई में न्यूज़। तो ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो देन मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो VSA हमें इसी चीज़ की हेल्प करता है कि हम मार्केट में इम्बैलेंसेस को निशानदेही कर सकें, मीन्स के मार्केट को चढ़ाया गया किसी हद तक एक इम्बैलेंस है, अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मार्केट नीचे आएगी, वापस आएगी, उसको कैसे ट्रेड करना है वो आपको VSA बता रहा होता है कि आप कैसे उस चीज़ को, मीन्स जो मेन बात है आपकी कि क्विक वे टू मेक मनी नहीं है, इसके साथ आप बाकी चीज़ें भी आपको कंबाइन करनी पड़ती हैं। एक और चीज़ ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि स्मार्ट मनी जो है
अगर आप लोग इसको स्मार्ट मनी का मेथड कह रहे हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, नो डाउट इट इज़ मेथड, इट इज़ देयर मेथड, वो चीज़ को देख रहे होते हैं, वो वैसे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसीलिए तो हमें उनके फुटप्रिंट्स मार्केट में मिल रहे होते हैं, इसलिए तो हमें पता चल रहा होता है कि वो लोग यहाँ से मार्केट में आ रहे हैं और यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, दैट इज़ आर एंट्री पॉइंट। ये चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, बट देन BSA इज़ नॉट फुल फ्लेज मेथड टू ट्रेड इन द मार्केट। फिर तो अगर ये बात है तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है उनको बाकायदा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उनको बाकायदा तमाम चीज़ें दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, तो वो ज़रूर है इस चीज़ के ऊपर कि VSA के साथ वो कुछ और MP लाइक समथिंग या कुछ डेल्टा चार्ट्स या ऐसा कुछ उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। यस, वो लोग इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, बट अगर हम ओनली VSA के ऊपर ग्रिप करें, ओनली VSA के ऊपर सिंपल ग्रिप करें एंड सिंपली वॉल्यूम को देखते हुए और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हुए उसके साथ चले, तो VSA बेसिक एक स्टेप रहता है, एक कह लें कि फर्स्ट प्रोफेशनलिज्म के साथ रहता है कि आप एक अच्छा उसके साथ भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक स्मार्ट मनी जो है, एक कह लें कि बड़ा पैसा जब भी मार्केट में ट्रेड करता है, नो डाउट उनको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको, तो उस इन्फॉर्मेशन के उनके पास रीजंस भी होते हैं कि उनको चाहिए है ये इन्फॉर्मेशन। इसलिए हमारे पास जो है फंड भी छोटा रहता है, मीन्स के स्मॉल फंड के साथ हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो VSA इज़ क्वाइट मोर देन एनफ टू ट्रेड इन द मार्केट विथ VSA। मीन्स VSA के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी हद तक जो है VSA सफिशिएंट रहता है कि हम इस चीज़ को साथ मार्केट में चलें। अच्छा, एक ये मिसकंसेप्शन, और दूसरी जो कह लें कि मिसकंसेप्शन जो है वो ये रहती है कि सर टॉम विलियम सर ने तो जो है वो VSA इनकी तरफ तो आया नहीं है, इनकी तरफ से VSA जो है वो दिया ही नहीं गया है, VSA समथिंग एल्स, VSA कुछ और चीज़ थी और उसको कुछ और बना के पेश किया गया। मीन्स के जो मेथड पीछे से वॉल्यूम का चलता आ रहा था वो कुछ और मेथड था, देन उसको आगे इवॉल्व किया गया, देन कुछ और, तो सर टॉम विलियम ने नहीं शेयर किया। एक्चुअली टॉम विलियम सर जो थे वो स्टूडेंट थे इनके जैसे लीवर सॉरी आपके रिचर्ड डिमाइले वाइकॉफ सर के, तो उन्होंने उनसे सीखा एंड देन उस चीज़ के ऊपर मज़ीद वर्क किया। ना आपके जैसे लीवर मोर सर ने और ना आपके वाइकॉफ सर ने जो है इस चीज़ के ऊपर कहने के इस चीज़ को नाम दिया VSA का, ये आपके टॉम विलियम सर ही थे जिन्होंने इस चीज़ को इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर R&D की एंड देन जो है अपने टूल्स एंड सिस्टम्स बताए, अपने सॉफ्टवेयर बनाए एंड देन उसकी मदद से वो आगे काम करते रहे। तो अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जो है VSA पीछे से जो आया है वो है ही नहीं, मेथड को बिल्कुल जो है तब्दील किया गया है या ऐसा कुछ। अगर इसको तब्दील भी किया गया तो देन भी ये VSA ही मेथड रहता है, बट एक्चुअली अगर हम हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सी नज़र डालें तो टॉम विलियम सर उसी मेथड को थोड़ा सा उसको पुख्ता करके आगे, थोड़ा सा उसको डेवलप करके आगे लेकर आए और देन उस चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया। ये तमाम चीज़ें जो थी VSA का इंट्रोडक्शन था।